Yeah, guys. So we are here for export marketing. Time was an issue today, is an issue today. But then I'm trying to cover up जितना हो सके उतना in this particular session. I'll try. I'll try my level best कि पूरा subject cover कर सकूँ. If not, then जितना बचेगा you'll have to plan out on your own. So let's quickly begin with the first answer that I've given you all in the question bank, which is importance of exports to nation and to the firm. तो सपोजिंगली आई एम अ नेशन इंडिया, बराबर है कि नहीं? अपने लिए इंपॉर्टेंस क्या है एक्सपोर्ट का? आई एम सेलिंग गुड्स, sorry, not me, one our citizens, the citizens of our country are selling goods abroad. Okay, so what are they doing? By selling goods abroad, they are helping me earn what? Foreign currency. At the same time, अगर बाकी कोई और फॉरेन कंट्री है, that country is importing goods from my country, then that country will kind of become dependent, and that thing will have an upper hand whenever will be having some bilateral plans and policies. So that was an overview of importance of export for what you say to the nation. Okay, so let's start with the first point, that is importance of exports to the nation. The first point is foreign exchange. समझा दिया है कि अगर आप बेचोगे माल तो गवर्नमेंट को क्या मिलता है? फॉरेन करेंसी. हमें तो रुपीज ही मिलना है, गवर्नमेंट को क्या मिल रहा है? फॉरेन करेंसी. तो इजी हो गया फेंका फेंकी करने के लिए. सेकंड क्या रहेगा? इंटरनेशनल रिलेशंस. द मोमेंट वी आर एक्सपोर्टिंग टू सम कंट्री, अभी मैंने आपको जस्ट बताया था, द मोमेंट आई एम एक्सपोर्टिंग टू सम कंट्री, उस कंट्री के साथ मेरे फॉरेन रिलेशंस दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे, बिकॉज दैट कंट्री विल काइंड ऑफ नो कि उसको मेरे पे डिपेंडेंट रहना है. सो बायलैटरल जब भी कोई भी ट्रीटीज वगैरह साइन होता है उस टाइम पे आई ऑलवेज हैव एन अपर हैंड, या फिर रिलेशंस विल बी ऑलवेज स्मूथ. सो द सेकंड पॉइंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक बहुत ही ट्रिकी पॉइंट है. बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको समझने के लिए इतना रखना है. बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब द वर्ड इटसेल्फ इज सेइंग आपने कितना बार स्पेंड किया, बाहर से कितना लिया, बाहर कितना दिया, बाहर से कितना लिया. तो नेट बैलेंस आपका नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? सपोजिंगली इफ यू कीप ऑन इंपोर्टिंग, तो व्हाट विल हैपन, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा नेगेटिव रहेगा, बिकॉज आपको तो सिर्फ चुकाना है पैसा बाहर वालों को, बाहर की नेशंस को. सो यू नीड एक्सपोर्ट्स. एक्सपोर्ट्स करने से सामने वाला जो इंपोर्ट गवर्नमेंट कर रहा है वो सेट ऑफ काइंड ऑफ हो जाता है. तो 3 points वी आर डन विद. द फर्स्ट पॉइंट वाज फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज. द गवर्नमेंट विल be earning foreign exchange, foreign currency through exports. Second point is international relations. The third point is balance of payment. The fourth point that we have in the book is reputation in the world. सुना रहेगा आपने, ये कंट्री रेप्यूटेड है बिकॉज इतना सारा एक्सपोर्ट करता है. जो कंट्री इंपोर्ट करता रहता है उनका बाय डिफॉल्ट रेप्यूटेशन बहुत नेगेटिव रहता है. एक्सपोर्ट करने वाला कंट्री हमेशा विल बी फाइनेंशियली रिच, कैपिटल रिच कंट्री होता है. सो रेप्यूटेशन एक टाइप का आपका बन जाता है. दैट्स व्हाट यू विल बी राइटिंग इन कंटेंट. मैं पढ़ भी नहीं रहा हूँ अंदर से, डायरेक्टली मैं फेंक रहा हूँ, आपको भी वही करना है, फेंकना है. आगे द फिफ्थ पॉइंट इज एम्प्लॉयमेंट. एक्सपोर्ट करने से क्या होता है? इफ एक्सपोर्ट्स आर इंक्रीजिंग देन व्हाट विल हैपन, काइंड ऑफ manufacturers will be manufacturing more products, so that will help them to hire more people under them. At the same time, export एक segment है जहाँ पे बहुत से लोगों का employment cover up हो जाता है. So if export sector is increasing, the opportunities for that particular segment will also increase. Research and development मतलब क्या रहेगा? In international markets, quality of products is of utmost importance. Government encourages and assists exporters to undertake what? R&D. मतलब if you're exporting, गवर्नमेंट के लिए तुम बहुत बड़े लाडले बच्चे हो, ठीक है? तुम बिगड़ेल नहीं हो, तुम बहुत बड़े अच्छे बच्चे हो, बिकॉज यू आर हेल्पिंग गवर्नमेंट टू अर्न व्हाट? ब्राउनी पॉइंट्स, दैट इज फॉरेन करेंसी. तो गवर्नमेंट विल ऑल्सो हेल्प यू डू R&D, उसमें आपको सब्सिडी देता है, तो R&D करने से आपको बेनिफिट मिलता है. रीजनल डेवलपमेंट भी होता है. हाउ रीजनल डेवलपमेंट रहेगा? लाइक इफ यू आर डूइंग एक्सपोर्ट, ठीक है, तो एक्सपोर्ट सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं करती है, स्मॉल कंपनीज भी करती है. एंड स्मॉल कंपनीज दे आर लोकेटेड इन स्मॉल जोन्स ऑल्सो, लाइक रूरल एरियाज वगैरह. तो रूरल एरियाज में दीज स्मॉल कंपनीज, इनफैक्ट आर्टिसंस भी होते हैं ना, डिफरेंट छोटे मोटे गांव खेड़े में, वो लोग भी एक्सपोर्ट करते हैं, तो उनका भी अपलिफ्टमेंट होता है. तो दैट पर्टिकुलर रीजन जहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है, नॉट मैंडेटरीली कि मुंबई जैसा बैंगलोर जैसा सिटी रहेगा जो एक्सपोर्ट कर पाएगा. छोटे मोटे रीजनल डेवलपमेंट इनके कारण भी हो जाता है. देन ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, बहुत आसान पॉइंट है. अपने कंट्री में कोई रिसोर्स पड़ा हुआ है, हम अपने पर्टिकुलर पॉपुलेशन को दे पा रहे हैं, बट सरप्लस बन रहा है. इंडिया में सपोजिंगली कोई चीज है जो इंडियन क्राउड को केटर कर रहा है, केटर करने के बाद भी बच रहा है, देन व्हाट विल हैपन? वो वेस्ट जाएगा.
तो rather than wasting that, let's export it. तो उससे अपना ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज हो जाता है. वी आर नॉट वेस्टिंग इट. ऐसा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाती है. तो एक्सपोर्ट्स इंक्रीज वॉट डिमांड विच लीड्स टू हायर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. Increase in production and distribution generates more employment. Increase in employment leads to higher purchasing power, income. Purchasing power मतलब income. कितना लंबा घिस लिया इन्होंने. एक्सपोर्ट करोगे, इनकम लोगों की बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, बाय डिफॉल्ट उनका डिमांड बढ़ेगा, परचेसिंग पावर बढ़ेगा, परचेसिंग पावर बढ़ेगा तो दिल प्रीफर टू बाय व्हाट, बेटर कमोडिटीज. तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तुम्हारा काइंड ऑफ बढ़ जाता है. इकोनॉमिक ग्रोथ होगा ओवरऑल कंट्री का. बहुत घिसा पीटा पॉइंट है. एंड देन अगेन वी हैव समथिंग कॉल्ड स्प्रेड इफेक्ट. लाइक व्हाट एक्सपोर्ट सेक्टर बढ़ता है तो साथ में बैंकिंग सेक्टर भी बढ़ता है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी बढ़ता है, फाइनेंस, सो इंश्योरेंस सेक्टर, वेयर हाउसिंग सेक्टर, ये सारे सेक्टर्स भी बढ़ते हैं. Am I clear with this? That's how we are having 11 points in all. Importance of export to whom? To firm. Sorry, to country, to the nation. Yeah. Now we are. So now importance of export to whom? To the firm. पहला point reputation है. भाई साहब जो कंपनी एक्सपोर्ट करेगी by default उसका reputation बेटर होना ही है. तो इसमें you can write something like a company which is exporting will have a better reputation. So by exporting products the company will earn good reputation. घिसो एक का एक लाइन है, क्या फर्क पड़ता है. Then we'll have optimum production. मतलब क्या रहेगा कि a company is catering to the domestic crowd at the same time they are having surplus. तो वो क्या कर पाएगा, वेस्टेज नहीं होगा, सस्ते भाव में बेचेगा भी नहीं. They will be selling where abroad and they will be earning more money. Then स्प्रेडिंग ऑफ रिस्क. एट टाइम्स क्या हो जाता है कि कोई प्रोडक्ट है जो डोमेस्टिक मार्केट में कम बिकेगा, इंटरनेशनल मार्केट में एक्स्ट्रा बिक सकता है, एक्स्ट्रा इनकम आ सकता है. तो व्हाट हैपेंस डोमेस्टिक मार्केट में हम लॉस कर लेंगे या फिर कम कमाएंगे एंड विल बी अर्निंग मोर ब्राउनी पॉइंट्स वेयर बाय सेलिंग इट टू सम फॉरेन कंट्री. दैट्स कॉल्ड स्प्रेडिंग ऑफ रिस्क. मतलब यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन वन पर्टिकुलर मार्केट. लाइक मैं सिर्फ इंडियन मार्केट पे डिपेंडेंट नहीं रहूंगा, आई विल बी डिपेंडेंट अपॉन मल्टी मार्केट्स. वैसा देन यू विल हैव export obligations. मतलब क्या रहेगा, export enables a firm to fulfill its export obligations. For instance, a firm that imports capital goods at concessional import duty has to fulfill compulsory. इसमें क्या लिखा रहेगा भाई साहब कि आप जब इंपोर्ट करते हो कोई मशीनरी इक्विपमेंट्स वगैरह, आप गवर्नमेंट को ये बता रहे हो कि अभी मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, ये इंपोर्ट करके ये मशीन को मैं यूज करूंगा किसके लिए, फॉर मेकिंग गुड्स विच आई एक्सपोर्ट अगेन. तो गवर्नमेंट बोलता है नो प्रॉब्लम बेटा, ये अभी जो इंपोर्ट कर रहा है उस टाइम पे आई चार्ज यू लेस ड्यूटी, एक्सपोर्ट करने के टाइम पे मुझे हेल्प कर लेगा तू. कौन बोल रहा है ये, नेशन. किसको बोल रहा है, फर्म को. तो फर्म को बेनिफिट क्या मिल गया कि फर्म को ये सारी जो मशीन्स है, हैवी मशीन्स, इक्विपमेंट्स, दे गेट इट एट कंसेशनल ड्यूटी. ड्यूटी कम भरने को आता है. देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट. तो सेम पॉइंट यहाँ पे घिसा था, यहाँ पे भी घिसना है. ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी, इसके बारे में क्या बताऊं, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी बिकॉज यू विल बी एक्सपोर्टिंग. तो बाय डिफॉल्ट योर वेस्टेज विल बी लेस, profitability will be more, बढ़ गया efficiency. Then liberal incentives. If you do export ना भाई साहब, you get duty drawback, you get subsidies from government, you get tax rebates. इतने सारे अपने को benefits मिलते हैं. किसको मिल रहे हैं ये सब, ये सारे benefits किसको मिल रहे हैं? These all benefits are being given to the firm. So हम क्या कर रहे हैं, benefits of export to the firm. We are already done with benefits of export to the country, to the nation. Then economies of scale. Economies of scale का मतलब होता है turnover. If I'm only concentrating on domestic market, मेरा turnover छोटा रहेगा. तो what will happen? My fixed cost will be divided among only those many number of units. Supposedly now I'm exporting not only in domestic market but also where in international market, which means I'll be manufacturing more. I'm manufacturing more मतलब मेरा fixed cost will be divided, will be diluted, dissolved, spread in simple words among more number of units. So by default my cost per unit will go down. Then keeping alive old products. मतलब प्रोडक्ट ब्रांड may have reached a stage of decline in the home market. ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा रहेगा कि कभी कभार ऐसा होता है कि होम मार्केट में उसका डिमांड कम हो गया है, तो पॉसिबली हम ट्राई करेंगे कि किसी और नए मार्केट में एक्सप्लोर कर ले. इंटरनेशनल मार्केट में देयर आर सो मेनी कंट्रीज लाइक जहाँ पे अब तक प्रोडक्ट पहुंचा नहीं है, ट्राई वहाँ पे एक्सप्लोर करो. तो ये जो प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं बिक पा रहा है कहीं और बिक पाएगा. देन हायर प्राइसेस. एक्सपोर्ट में भाई साहब हमेशा आपको प्राइस तो ज्यादा मिलता ही है, विच मीन्स यू गेट मोर प्रॉफिट्स. दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ एक्सपोर्ट टू होम, टू द फर्म. सो एक्सपोर्ट बेनिफिट टू द फर्म, एक्सपोर्ट बेनिफिट टू द नेशन. दोनों इंपॉर्टेंट आंसर्स है. आप अभी 1-2 मिनट का पॉज ले लो, लर्न करो राइट नाउ एंड देन प्ले अहेड. दैट्स हाउ यू शुड बी डूइंग. वरना पता चला मैं बता रहा हूँ, आप सुन रहे हो एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो कुछ याद नहीं रहा. या सो नाउ द नेक्स्ट वन, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एक्सपोर्ट मार्केटिंग. आई एम अज्यूमिंग आप लोगों ने वो आंसर लर्न कर लिया है. या बेनिफिट्स या इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपोर्ट टू द फर्म एंड टू द नेशन.
एक आंसर कंफर्म हो चुका है अपना. द नेक्स्ट वन इज व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एक्सपोर्ट मार्केटिंग. So यहाँ पे there are two segments divided, firm specific factors and the second one is external environment factors. आंसर क्या है, क्वेश्चन क्या है भाई साहब, पहले क्वेश्चन समझ लो, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट. फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एक्सपोर्ट मार्केटिंग मतलब आप एक्सपोर्ट करने वाले हो कि नहीं करने वाले हो, वो किन किन चीज़ों पे डिपेंडेंट है. ऑन विच ऑल थिंग्स विल माई कॉल बी डिपेंडेंट अपॉन वेदर आई शुड बी एक्सपोर्टिंग गुड्स और नॉट. सो वेल लेट्स टेक द फर्म स्पेसिफिक, मतलब फर्म रिलेटेड, जो फर्म एक्सपोर्ट करने वाला है उसके रिलेटेड फैक्टर्स क्या क्या है. पहला, रेट ऑफ प्रॉफिट. अगर फर्म सोचता है कि भाई धंधा एक्सपोर्ट करने से, एक्सपोर्ट का धंधा चालू करने से आई विल बी अर्निंग मोर प्रॉफिट, देन चलो भाई लेट्स स्टार्ट. डोमेस्टिक में कम कमा रहे हैं, एक्सपोर्ट में चांसेस है कि आई विल बी अर्निंग मोर, व्हाई नॉट. देन सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, रिकवरी ऑफ R&D एक्सपेंसेस. R&D करके बैठे हैं तो R&D मतलब क्या रहेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट. खर्चा बहुत किया है, तगड़ा खर्चा किया R&D पे, अब चांस है कि भाई ये प्रोडक्ट अच्छा बना है, R&D कर करके लेट्स recover what, reimburse ourselves with what, with the revenue that will generate by exporting the products. So 2 point. Third point, strategic vision. होता है कि I had पहले से मेरा डिजायर था कि पहले मैं इंडिया में माल बेचूंगा, उसके बाद इंडिया के बाद मैं बाहर भी जाने वाला ही हूँ, तो दैट्स कॉल्ड स्ट्रेटेजिक विजन. पहले से सोच के रखा था, विजन में पहले से मेरे था कि आई विल नॉट बी ओनली लिमिटिंग माई सेल्फ टू लाइक इंडियन मार्केट और पर्टिकुलर डोमेस्टिक मार्केट, आई विल बी लाइक केटरिंग इंटरनेशनल मार्केट्स ऑल्सो. पहले से सोच के रखा हुआ है, तो दैट कैन ऑल्सो बी अ क्रूशियल फैक्टर फॉर द फर्म to be tempted to export goods to abroad. Then sales and production stability. मतलब क्या रहेगा कि production and sales, अपन प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो प्रोडक्शन जो गुड्स बनाया उसका डिमांड जैन फेब मार्च में इंडिया में है, बाकी 6 महीना डिमांड नहीं है, अगेन 3 महीना डिमांड है. तो स्टार्टिंग का 3 महीना डिमांड है, बीच में 6 महीना स्लैक पीरियड है, अगेन 3 महीना डिमांड है. तो बीच का जो 6 महीने का डिमांड नहीं है, find some other foreign nation जहाँ पे वो 6 महीना के बड़ा बिकेगा, and you do that तो 110% I'll prefer what exporting for those 6 months at least. तो at least मेरा प्रोडक्शन साइकिल बैलेंस रहता है, रुकना नहीं पड़ता है. देन एक्सटेंशन ऑफ पीएलसी मैंने सिखा दिया था आप लोगों को. कहाँ पे सिखाया था, कॉमर्स के पेपर में. आई हैड एक्सप्लेन व्हाट इज पीएलसी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, इफ यू रिमेंबर, जहाँ पे वी हैड इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मेच्योरिटी एंड वी हैड डिक्लाइन स्टेज. तो यहाँ पे व्हाट हैपेंस डोमेस्टिक मार्केट में सपोजिंगली द प्रोडक्ट हैज रीच्ड एट मेच्योरिटी स्टेज, अगला क्या होने वाला है, डिक्लाइन आने वाला ही है, या डिक्लाइन आ गया है किधर, डोमेस्टिक मार्केट में, इंडियन मार्केट में. सो व्हाट द मैन्युफैक्चरर कैन थिंक अबाउट, लेट्स स्विच टू सम अदर मार्केट जहाँ पे प्रोडक्ट नया हो, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो पीएलसी एक्सटेंड हो गया, बिकॉज दैट प्रोडक्ट विल बी इन इंट्रोडक्शन स्टेज इन दैट पर्टिकुलर मार्केट. अगेन इट विल ग्रो, इट विल हैव अ ग्रोथ स्टेज, मेच्योरिटी स्टेज एंड देन डिक्लाइन, अगेन फाइंड अ न्यू मार्केट. तो एक्सपोर्ट करने से हमें बेनिफिट मिलता है, बिकॉज वी फाइंड अ न्यू मार्केट ऑल टुगेदर. देन व्हाट डू वी हैव, एडवांटेज ऑफ व्हाट, मोनोपोलिस्टिक पोजीशन. यहाँ पे क्या हो जाता है, some firms may enter the world market due to its monopolistic position. A firm may enjoy monopolistic position due to certain factors like what, patent rights. पेटेंट करा के रखा हूँ, ये टेक्नोलॉजी मेरा एकदम यूनिक है. टेस्ला फॉर एग्जांपल, ठीक है, टेस्ला अभी इंडिया में अगर एक्सपोर्ट करता है, टेस्ला जैसा कार नहीं बनता है. So it will have what, a kind of monopoly kind of thing. So they might be tempted, to export goods where in Indian market. So these are the factors that will influence, that will tempt the firm to go for export. Yeah. Then ये कौन से फैक्टर्स है, फर्म रिलेटेड फैक्टर्स है. एक्सटर्नल फैक्टर मतलब क्या, बाहर के फैक्टर्स क्या है, कंपटीशन इन डोमेस्टिक मार्केट. कंपटीशन इतना सिवियर है भाई साहब इंडियन मार्केट में, दैट यू थिंक कि इंडियन मार्केट में मेरा दाल गलने वाला नहीं है. तो व्हाट आई डू, आई थिंक अबाउट व्हाट एक्सपोर्टिंग वेयर इन सम फॉरेन कंट्री जहाँ पे मेरे कंपटीशन कम मिलने वाला है. बेसिक कॉमन सेंस है, कुछ ग्रेट नहीं है. द नेक्स्ट वन, डोमेस्टिक मार्केट कंस्ट्रेंट्स. मतलब क्या रहेगा कि बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस है किधर, डोमेस्टिक मार्केट में. गवर्नमेंट कंस्ट्रेंट्स है या ड्यूटी ज्यादा है, तो व्हाट वी कैन थिंक, इधर के लफड़ा करने से बेटर है बाहर चलो जहाँ पे एकदम लाइक पीपल प्रेफर डूइंग बिजनेस इन दुबई. यहाँ पे टैक्स हैवी है, वहाँ पे धंधा चलता है अपना, दुबई चलो, टैक्सेस विल बी लेस, गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी लेस है. तो दैट इज अ काइंड ऑफ reason for the firm to be tempted to go into export market. Then what do we have, economic growth. See guys, I'm not reading the inner content. आपको भी यही करना है, आपको ब्लैक पॉइंट का मतलब समझना है, फेंको वो अंदर वाला, वो ब्लैक पॉइंट अंदर पढ़ने वाला है ही नहीं. I'm sure about it, बिकॉज विचार के पास टाइम उतना होता नहीं है. सर पढ़ लिया तो बेटा पढ़ लिया ना, ये रिस्क लेने की हिम्मत तेरे में नहीं है तो रॉन्ग टाइम पे पूछ रहे क्वेश्चन. ये कल पेपर है, चाहिए तो पूरा पढ़ ले, तो अभी टाइम इतना है नहीं पढ़ने के लिए. तो अगेन वो ख्याल माइंड में आना ही नहीं चाहिए. वी आर लर्निंग ब्लैक पॉइंट्स, अंडरस्टैंड द ब्लैक पॉइंट्स, बस.
इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। अगर समझो ग्रोथ इज अनदर मेजर रीजन फॉर इंटरनेशनलाइजेशन, द ग्रोथ पोटेंशियल फॉर ऑफ मेनी फॉरेन मार्केट्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फॉर फॉरेन कंपनीज। लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई से ग्लोबल मार्केट में अभी इंडिया का बहुत बड़ा बोलबाला है। ऑल ओवर द ग्लोब, एवरी कंट्री के एवरी बिग बिग व्हाट यू से respective big companies are preferring to have their branches or sectors opened up where in India। मतलब क्या क्यों हो रहा है? बिकॉज इंडिया इज इन अ ग्रोथ स्टेज। तो अगर कोई ऐसी कंट्री आपको दिखती है लाइक ब्राजील एग्जांपल के तौर पर, विच आई फील लाइक पोटेंशियली बड़ा कंट्री बनने वाला है, तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन गो देयर एंड आई कैन स्टार्ट सम बिजनेस, या फिर आई कैन स्टार्ट एक्सपोर्टिंग देयर फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। तो ऐसा देन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स, आपका कंट्री का किसी और कंट्री से ऑलरेडी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है, मतलब धमाल है भाई, वहाँ पे आपको ड्यूटी वगैरह का मगजमारी पालने का जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ है, अगेन यू टेम्पटेड, बिकॉज अगर फ्री ट्रेड रहेगा तो कॉस्ट का बेनिफिट मिल सकता है, ऑब्वियसली यू कैन थिंक अबाउट एक्सपोर्टिंग। एंड देन गवर्नमेंट इंसेंटिव देती है, तो गवर्नमेंट इंसेंटिव्स, तो इफ गवर्नमेंट इज गिविंग यू इंसेंटिव लाइक ड्यूटी ड्रॉबैक वगैरह, तो यू कैन बी टेम्पटेड टू डू एक्सपोर्ट। Information and media revolution, so there has been tremendous growth in field of information and media, for instance internet fast। अब मतलब घर बैठे बैठे you can export भाई साहब। पहले क्या होता था, you have to open up outlet there in that particular nation, आदमी बिठाओ, दुकान लो, स्टॉक मेंटेन करो उधर। अभी कुछ नहीं है, वहाँ पे एक छोटा सा पर्टिकुलर ऑफिस खोल दो, नो नीड टू हैव अ वेयर हाउस और समथिंग लाइक दैट, ऑर्डर्स आएंगे, अकॉर्डिंगली यू कैन डिस्पैच गुड्स फ्रॉम हियर। क्या तो वी आर हैविंग डेवलपमेंट इन दैट ऑल्सो। द लास्ट पॉइंट इज डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ ने भी बहुत सारा चीज बेनिफिट में दिया है, किसमें, ट्रेडर्स के लिए। तो देर आर सो मेनी पॉइंट्स, मतलब बेनिफिट है कि अपन इसमें से जो अपने पसंद आ रहा है अपन कर सकते हैं। 2 आंसर हो चुका है, वी आर डन विद 2 आंसर्स। द फर्स्ट वन इज इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपोर्ट्स टू नेशन एंड टू फर्म। द सेकंड वन इज फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एक्सपोर्ट मार्केटिंग। किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा वेदर द फर्म शुड बी गोइंग फॉर एक्सपोर्ट मार्केटिंग और नॉट। एक्सपोर्ट मार्केट में एक्सपोर्ट करने का सोचना चाहिए कि नहीं फर्म को, या now again take a pause, please learn and then proceed। वरना बार बार यही होगा कि आप ये सुन रहे हो, समझ रहे हो, बट लर्न आपका नहीं हो रहा है। या सो अज्यूमिंग यू, आप लोगों का लर्निंग हो चुका है बोथ द आंसर्स का। द थर्ड आंसर दैट वी हैव इन द मॉड्यूल इज प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज फेस्ड बाय इंडियन एक्सपोर्टर्स। इंडियन एक्सपोर्टर्स को क्या क्या तकलीफें बेयर करनी पड़ रही है। सबसे पहला डिफिकल्टी, सी आंसर अगर चैलेंजेस आए, प्रॉब्लम्स आए, डिफिकल्टीज आए, उस पर लिखना एक ही है, ठीक है। So the first one is, the first problem that we face being an Indian exporter, the first problem that we face is payment difficulty। पेमेंट का बहुत बड़ा तकलीफ है। एक्सपोर्ट कर दिया, वहाँ से पेमेंट लेट आता है, बिकॉज दे हैव देयर ओन टर्म्स एंड कंडीशंस। तो एक कैपिटल रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। लॉन्ग डिस्टेंसेज एंड रिस्क इन ट्रांसपोर्टेशन। डिस्टेंस अगर लॉन्ग है, ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे कुछ 19-20 हो गया शिप को या एयर को, कार्गो को, तकलीफ है। तो दैट रिस्क, I know that risk is covered at the cost of insurance, but then again insurance premium लगेगा पैसा। Government restrictions and foreign exchange regulations, गवर्नमेंट ने अगर रोक के रखा हुआ है कि you cannot export to that particular country, then again अपन अटक गए, अपना धंधा चल रहा है, बट गवर्नमेंट कहा जाता है कि भाई you're not allowed to do any trade with पाकिस्तान, एग्जाम्पल के तौर पर। ऐसा जो आया नहीं है बट आ जाए, then what will we do? We will not be in the position to export। डिफिकल्टीज इन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का भी डिफिकल्टी है। क्यों कम्युनिकेशन का डिफिकल्टी है? एक तो टाइम साइकिल, जो उनका टाइम साइकिल, अपना टाइम साइकिल डिफरेंट है, उनके वर्किंग आवर्स, अपने वर्किंग आवर्स डिफरेंट है। सो अगेन कम्युनिकेशन में बहुत बड़ा डिफिकल्टी आता है। सो सेम पॉइंट अभी डिफरेंट वे में लिखा हुआ है, टाइम डिफिकल्टी, वो सेम टू सेम लिख सकता है। कस्टम्स की फॉर्मेलिटी इतना है दैट यू विल बी लाइक फेड अप। उसमें वो उस चक्कर में जो स्मार्ट होता है अंडर टेबल प्रोवाइड कर देता है, निकल जाता है। जो नहीं होता है बेचारा एकदम लीगली ट्राई करता है करने के लिए, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट पड़ जाता है। डिफिकल्टीज इन डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज, कस्टम फॉर्मेलिटी, कस्टम क्लियरेंस, नीचे आ गया डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटी, सेम आंसर हो गया। सीवियर कंपटीशन इन ग्लोबल मार्केटिंग, तुमको क्या लगता है तुम अकेले ही हो जो बेच रहा है किधर, अब्रॉड? नहीं भाई, तुम्हारे जैसे बहुत सारे प्लेयर्स है ग्लोबली, सो इट्स मोर कॉम्पिटिटिव एज लाइक यू थॉट अबाउट इट। ट्रेड बैरियर्स भी बहुत सारे हैं। ट्रेड बैरियर्स क्या होते हैं, दैट विल बी डिस्कसिंग इन सेकंड मॉड्यूल। बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है। ट्रेड बैरियर, बैरियर मतलब रुकावटें। देन ट्रेड ब्लॉक्स है, मतलब ट्रेड ब्लॉक्स मतलब क्या होता है कि ऑलरेडी कुछ कुछ कंट्रीज ने अपने अंदर अंदर ट्रेडिंग ब्लॉक्स बना के रखे हुए हैं, लाइक एससीएन आएगा, मेनी या डब्ल्यूटीओ है। सो वो क्या है, 5-6 कंट्रीज आ गए, 5-6 कंट्री ने अपना ट्रेड ब्लॉक बना दिया। मतलब अगर ये 5 कंट्री में से किसी कंट्री ने अंदर अंदर ट्रेड करना है तो हम उनको बेनिफिट देंगे, कोई बाहर वाला आएगा उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा।
तो अगर आप सोच रहे हो एक्सपोर्ट करने के लिए फॉर सपोजिंगली फॉर एग्जांपल श्रीलंका ने अपना ट्रेड ब्लॉक बना के रखा हुआ है, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान। तो इन लोगों में तो ट्रेड एग्जांपल दे रहा है, ऐसे कोई ट्रेड ब्लॉक है नहीं, जस्ट एन एग्जांपल। तो अगर इन लोगों में अगर ट्रेडिंग होगा तो देन गवर्नमेंट विल गिव देम टैक्स सब्सिडीज। बाहर से आएगा, लाइक इफ वी आर फ्रॉम इंडिया, वी आर सेलिंग टू श्रीलंका, श्रीलंकन गवर्नमेंट विल से कि आप लोगों को बेनिफिट नहीं है, आपको जो नॉर्मल ड्यूटी निकलता है आपको पे करना पड़ेगा। तो दैट व्हाट हैपेंस, देन श्रीलंकन पीपल विल प्रेफर बाइंग फ्रॉम वेयर, फ्रॉम दोज कंट्रीज जहाँ पे उनका ट्रेड ट्रीटीज साइन की हुई है, अलाइज है। रिसेशन इन फॉरेन मार्केट, भाई साहब फॉरेन मार्केट में रिसेशन आ जाता है ना, देन पीपल फियर डूइंग एक्सपोर्ट। अभी के एग्जांपल के तौर पर अभी ले लो, देयर आर रूमर्स, नॉट रूमर्स, फियर है, रूमर इज नॉट द राइट वर्ड टू यूज, फियर है किसका, रिसेशन का, कि भाई यूएसए में रिसेशन आ सकता है, यूके में आ सकता है, मेनी कंट्रीज ग्लोबली। इंडिया बहुत लीस्ट अफेक्टेड है, ऑल थैंक्स टू द करंट गवर्नमेंट, बट फॉरेन कंट्रीज में बहुत जगह पे रिसेशन का चांसेस है। देन विल यू डेयर अबाउट लाइक थिंकिंग टू लाइक स्टार्ट अ एक्सपोर्ट काइंड ऑफ थिंग इन दैट पर्टिकुलर कंट्री? नो। श्रीलंका जैसा कंट्री जो साउंड था, बट अचानक से यू हियर दैट कंट्री इज बैंकरप्ट, नॉट एबल टू रीपे द वर्ल्ड बैंक्स लोन एंड ऑल। क्या होगा अभी? जो बंदा एक्सपोर्ट कर रहा था श्रीलंका में, उसका तो पैसा पूरा अटक गया, बिकॉज गवर्नमेंट के पास पैसा है ही नहीं तुमको चुकाने के लिए। तो ये सारी प्रॉब्लम्स इंडियन एक्सपोर्टर्स को फेस करनी पड़ती है। सो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। बहुत आसान वाले मैंने पिक किए हैं, विच चांसेस आर वेरी हाई फॉर देम टू बी लाइक आस्किंग इन द पेपर। 3 we are done with. The fourth one will start. Take a break, learn this answer and then continue. So assuming कि आपने 3 आंसर्स कर लिए, the last answer from this particular module is India's service exports since 2015. किसी बुक में 2010 है, किसी में 15 है, not to worry for, जो दिया वो लर्न कर लो, कोई इशू नहीं आएगा। इस आंसर में आप अगर हो सके then try to learn the data of few pointers एंड अंडरलाइन दैट डेटा जो आपने लर्न किया, ताकि यू कैन शो ऑफ कि मैं लर्न करके आया हूँ विदाउट लर्निंग। सो यहाँ पे बहुत आसान बेसिक है, बेसिक क्वेश्चन बेसिक आंसर। सर्विस का एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिया में, 110% एक्सपोर्ट सर्विस हो रहा है इंडिया से। TCS, यू टॉक अबाउट बिग बिग कंपनीज, दे ऑल आर नेट सर्विस एक्सपोर्टर्स ओनली। तो पहला कौन सा एक्सपोर्ट होता है इंडिया से? दैट इज सॉफ्टवेयर सर्विसेज। India ranks second in the world for software services exports after USA. तो this point it's easy to remember कि software services में India second आता है। ये लिख दिया आपने, अंडरलाइन कर लिया उसको दिखाने के लिए कि भाई मैं लर्न करके आया हूँ। आफ्टर USA इंडिया सेकंड आता है। देन बिजनेस सर्विसेज भी एक्सपोर्ट होती है, ट्रैवल रिलेटेड सर्विसेज भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया इज एक्सपोर्टिंग दीज सर्विसेज ऑल्सो, ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो। सी इन सब का मतलब समझाने जैसा कुछ है ही नहीं, डेटा रिलेटेड है पूरा, अंदर स्टैट्स दिया हुआ है। It's like you don't expect me to explain you all what is transportation and what is like travel, so it's already understood। फेंकने में आसानी रहेगी इस आंसर में, बट अंदर का अगर हो सके देन अंदर जो कंटेंट में डेटा दिया हुआ है, या ट्राई टू लर्न दैट डेटा इफ पॉसिबल। डेटा लर्न करके गए हो, 5-6 पॉइंट्स है, कोई भी 3-4 पॉइंट का डेटा लर्न कर लिया, अंडरलाइन कर दिया पेपर में लिखने के टाइम पे, बस बहुत हो गया। 7.5 में से यू विल बी श्योरली गेटिंग 7, at least 6.5. Financial services also like banking and all, banking, mutual funds, ये सब सर्विसेज भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो टेलीकम्युनिकेशन, फाइनेंशियल, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रैवल, सॉफ्टवेयर सर्विसेज एंड बैंकिंग एंड बिजनेस सर्विसेज। सो ये 6 सर्विसेज है विच इंडिया इज एक्सपोर्टिंग। यहाँ पे इन दैट पर्टिकुलर आंसर वहाँ पे टेबल भी दिया हुआ है, टेबल के अंदर सारा का सारा डेटा दिया हुआ है कि 2010-11 में कितना था एंड 2014-15 में कितना है। सो दिस इज द डेटा दैट आई एम हैविंग एज पर द टेक्स्ट बुक विच आई एम होल्डिंग राइट नाउ। अगर आपके पास कोई और टेक्स्ट बुक है या फिर अपडेटेड टेक्स्ट बुक है, देन आई रिक्वेस्ट कि अपडेटेड डेटा रिकॉर्ड करो। या सो दैट्स हाउ द फोर्थ आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल इज ऑल्सो ओवर एंड आउट राइट नाउ। लर्न। Assuming you're done with all 4 answers, module 1 is completely over and out. We have only picked up important questions. एंड माई गट फीलिंग एंड माई इंस्टिंक्ट से आपका कल का पेपर का मॉड्यूल 1 का दोनों क्वेश्चन अपने 4 क्वेश्चन में से आ जाएगा। रिस्क तो है ही, बट दैट्स व्हाट वी आर हियर फॉर। सिंस लास्ट 2 पेपर्स रिस्क लिया, दिस इज थर्ड वन। मॉड्यूल नंबर 2 विल स्टार्ट इन द सेकेंड सेशन। So this session was all about module 1. Thank you guys. Yeah guys, so now we are concentrating on the module 2.
Module 2 में the first question that we are discussing today right now is trade barrier. ट्रेड बैरियर्स के टाइप्स डिस्कस करने हैं डिटेल में. बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है टू माई अंडरस्टैंडिंग. व्हाट डू मीन बाय ट्रेड बैरियर? ट्रेड की रुकावटें. सो ट्रेड बैरियर्स आर टू टाइप्स. द रुकावटें, द बैरियर्स आर टू टाइप्स, tariff related and non-tariff related. In tariff related, what government can do is to create a barrier. What government can do is can increase the tariff, can increase the taxes. Yeah. So for tariff barriers, in tariff barriers, government can create a barrier by increasing the duties. Duty बढ़ा दिया, tariff duty एक ही हुआ, बढ़ा दिया, तो by default people will be demotivated for like importing, yeah, whatever trade it can be, goods from abroad या to abroad. The second one is non-tariff barrier, जहाँ पे government is not increasing or fluctuating the duty, but government is in a way trying to put restrictions, like by creating limits कि इतने इस लिमिट के ऊपर आपको अलाउड नहीं इंपोर्ट करना एंड ऑल. सो लेट्स डिस्कस बोथ द बैरियर्स, बोथ द टाइप्स ऑफ बैरियर्स इन डिटेल क्विकली. लर्न करना कैसे है, वहाँ पे इन ट्रेड बैरियर सेगमेंट एक पर्टिकुलर टेबल काइंड ऑफ थिंग ड्रॉ करके दिया हुआ है. उसी छोटे टेबल में सारे के सारे नाम दिए हुए हैं. लर्न कर लिए, वहीं से समझ लिया हर ड्यूटी को डिटेल में एंड काम आपका हो जाता है. ठीक है. तो द ट्रेड बैरियर्स आर टू टाइप्स एज डिस्कस. ट्रेड में टैरिफ एंड नॉन टैरिफ. टैरिफ बैरियर्स में पहला कौन सा है? स्पेसिफिक ड्यूटी. या तो स्पेसिफिक ड्यूटी इज बेस्ड ऑन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड्स व्हेन फिक्स्ड सम ऑफ मनी कीपिंग इन व्यू द वेट और द मेजरमेंट ऑफ कमोडिटीज लिवाइड एज टैरिफ. इट इज नोन एज व्हाट? स्पेसिफिक ड्यूटी. एग्जांपल में यहाँ पे दिया हुआ है, फिक्स सम ऑफ मनी ऑन इम्पोर्ट, फिक्स सम ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी मे बी लिवाइड ऑन द इम्पोर्ट ऑफ एवरी बैरल ऑफ ऑयल. मतलब हर बैरल पे इतना आपको ड्यूटी पे करना है. तो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी फिक्स कर लिया, इस क्वांटिटी पे इतना आपको ड्यूटी पे करना है. स्पेसिफिक ड्यूटी. सेकेंड वी हैव इज एड वैलोरम ड्यूटी. इसमें क्या रहेगा? फिक्स परसेंट ऑफ वैल्यू ऑफ कमोडिटी इज एडेड टू एज व्हाट? टैरिफ. इट इज नोन एज एड वैलोरम ड्यूटी. इट इग्नोर्स द कंसिडरेशन ऑफ वेट, साइज और वॉल्यूम. वैल्यूएशन पे आता है तो दैट्स कॉल्ड एड वैलोरम ड्यूटी. वेट पे आता है दैट्स कॉल्ड व्हाट? स्पेसिफिक ड्यूटी. नहीं समझ में आया? गोल्ड है, गोल्ड का वेट पे तुम लाते हो, कितना वेट ला रहे हो उस हिसाब से विल बी चार्जिंग ड्यूटी. तो दैट विल बी विच ड्यूटी? स्पेसिफिक ड्यूटी. टैरिफ बैरियर फर्स्ट वन, स्पेसिफिक टैरिफ बैरियर, स्पेसिफिक ड्यूटी. सेकेंड, अगर गवर्नमेंट बोलता है नहीं नहीं भाई वेट के हिसाब से फर्क पड़ता नहीं है, वैल्यूएशन पे लेंगे हम, तो जो गोल्ड का वेट नहीं वैल्यू रहेगा उस हिसाब से अगर आप पे ड्यूटी लगा रहा है गवर्नमेंट, दैट विल बी कॉल्ड व्हाट? एड वैलोरम ड्यूटी. द थर्ड वन कंबाइंड और कंपाउंड ड्यूटी. यहाँ पे क्या रहेगा? दोनों कॉम्बिनेशन रहेंगे, वेट भी एंड व्हाट यू से वैल्यू भी. The fourth one is sliding scale duty. In this, the import duties which vary with the prices of commodities are called what? Sliding scale or seasonal duties. The purpose of sliding duty is to stabilize prices. If the prices rises, the duty will be lower, and if the prices falls, the duty will be higher. समझ आ रहा है कि नहीं? कोई किसी भी कमोडिटी का भाव स्टेबल करने के लिए अगर उसका भाव ऊपर नीचे होता रहता है तो व्हाट गवर्नमेंट डज? गवर्नमेंट का इंटेंशन है कि भाव को स्टेबल रखना है. 100 रुपये का था 90 हो गया, भाव गिर गया तो गवर्नमेंट विल स्टार्ट चार्जिंग मोर ड्यूटी. तो बाई डिफॉल्ट भाव वहाँ पे बढ़ जाएगा. 100 का था 120 हो गया, भाव महंगा हो गया है, तो अगेन टू कंट्रोल द प्राइस एंड ब्रिंग इट डाउन ऑन अकाउंट ऑफ टैक्सेस, और गवर्नमेंट कैन ब्रिंग डाउन द ड्यूटी. भाव बढ़ेगा, ड्यूटी कम लगाएंगे, भाव कम होगा, ड्यूटी बढ़ा देंगे. दैट इज कॉल्ड विच ड्यूटी? स्लाइडिंग स्केल ड्यूटी. इट्स काइंड ऑफ टैरिफ बैरियर. देन वी आर हैविंग काउंटरवेलिंग ड्यूटी. It is imposed on certain imports which are subsidized by exporting countries. As a result, government subsidy import becomes cheaper than domestic duty. मतलब क्या हो गया मालूम है? Like supposingly चाइना है, चाइना बोलता है भाई साहब अगर तुम इंडिया में एक्सपोर्ट करोगे, Chinese government is telling to Chinese people कि if you are exporting goods to Indian people, then we'll give you subsidy, will not charge taxes या जो भी है. तो उसके कारण क्या होता है? वो एक्सपोर्टर को बेनिफिट मिल जाता है. चाइनीज एक्सपोर्टर अपने लिए इंपोर्टर है, बट उसके लिए क्या हो गया? एक्सपोर्टर. तो वो एक्सपोर्टर को बेनिफिट मिल गया. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी समझदार है. क्या गवर्नमेंट क्या बोलेगा कि अच्छा ये सीन है, तो विल स्टार्ट चार्जिंग मोर ड्यूटी ऑन दिस कैटेगरी ऑफ पीपल जहाँ पे उनको अपनी कंट्री से बेनिफिट मिल रहा है. क्यों कर रहा है ये? अगर ये नहीं करेगा देन वो प्रोडक्ट जो चाइना से आ रहा है सस्ता आएगा. एवरीवन विल प्रेफर बाइंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड नो वन विल प्रेफर बाइंग डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स. आर यू क्लियर और नॉट? The next one that we have is revenue tariff. मतलब क्या रहेगा? A tariff which is designed to provide what? Mainly revenue to the government is called revenue tariff. Generally, a tariff is imposed with a view of earning revenue by imposing taxes on
लग्जरी गुड्स, तो लग्जरी प्रोडक्ट पे जो भी आता है उन सब पे जो ड्यूटी लगता है दैट्स कॉल्ड व्हाट, रेवेन्यू टैरिफ। एंटी डंपिंग ड्यूटी बहुत कॉमन केस में आपने सुना रहेगा कि इंडिया बीइंग नोन एज अ थर्ड नेशन, थर्ड कंट्री, बहुत जगह पे पहले ये नाम यूज़ होता था इंडिया के लिए, जो भी माल जो बाहर बिकता नहीं है आ जाओ इंडिया में बेच दो। तो इंडिया में हमेशा सेकेंड क्वालिटी वाला प्रोडक्ट रहेगा वो बिकता था, सस्ते में बिकता था, मतलब वहाँ पे बिकता नहीं है यहाँ पे डंप कर दो। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो क्वालिटी चीप में तुम्हारे यहाँ पे तुम बेच रहे हो, देन विल स्टार्ट व्हाट, चार्जिंग व्हाट, एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन यू। मतलब द इम्पोर्टर, इंडियन इम्पोर्टर विल नॉट बी लाइक मोटिवेटेड टू बाई सच प्रोडक्ट्स। सो बाई डिफॉल्ट मार्केट इंडिया से जाए, डिमांड नॉट मार्केट, डिमांड इंडिया से जाएगा ही नहीं बाहर पैसा। So they will be forced to buy premium products only, and they will be also selling premium products. Anti-dumping duty, dumping को avoid करने के लिए। Then we are having protective tariff, मतलब क्या रहेगा, in order to protect domestic products। अभी कोई प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल शर्ट है, ठीक है, शर्ट मैन्युफैक्चरर इंडियन बहुत सारे हैं, दे आर मैन्युफैक्चरिंग शर्ट्स इन इंडिया एंड दे सेलिंग इन इंडिया। अब एक कोई शाना बनता है बाहर से मंगाता है एंड वो बाहर से ला के इंडिया में बेच रहा है, तो उस चक्कर में जो इंडियन ब्रांड्स हैं उनका क्या हो रहा है, दुकान ताला लग रहा है। तो गवर्नमेंट समझ जाता है कि भाई हम अपने लोगों का ताला लग रहा है, तो व्हाट गवर्नमेंट विल डू, गवर्नमेंट विल स्टार्ट चार्जिंग मोर टैक्सेस ऑन दैट पर्टिकुलर ब्रांड बिकॉज दैट इज ईटिंग अवे द डोमेस्टिक शेयर। अब उसमें क्या हो जाएगा कि इसको महंगा पड़ेगा प्रोडक्ट बिकॉज ही इज पेइंग मोर इम्पोर्ट ड्यूटी, मतलब ही हैव टू पे मोर टैक्सेस, प्रोडक्ट विल बी कॉस्टलियर। देन अभी भी अगर बिकेगा मतलब पीपल आर लाइक डायहार्ड फैन है, तो अलग बात हो गया। गवर्नमेंट डिड देयर जॉब बाय इंक्रीजिंग द कॉस्ट। These are which barriers, tariff related barriers, okay? Now we are discussing which barriers, non-tariff barriers, but take a pause, go through them quickly right now. Yeah, so assume आपने लर्न कर लिया है। The next part, non-tariff barriers। non-tariff barrier में मतलब क्या रहेगा, जहाँ पे गवर्नमेंट ड्यूटी में छेड़छाड़ नहीं करेगा बट रेस्ट्रिक्शंस डालेगा। किस तरह, पहला कोटा सिस्टम, गवर्नमेंट बोल देगा भाई तुम्हारा इतना ही कोटा है, इतने लेवल तक तुम इंपोर्ट कर सकते हो, इससे ज़्यादा तुम इंपोर्ट नहीं कर सकते, दैट्स कॉल्ड कोटा सिस्टम। इसके अंदर भी बहुत सारे दिए हुए हैं। देन प्रोडक्ट स्टैंडर्ड, गवर्नमेंट बोल देता है, गवर्नमेंट ने किया है अभी, ये मेटल मार्केट वालों को खास पता रहेगा बिकॉज गवर्नमेंट ने बता दिया है कि ये लेवल से नीचे वाला प्रोडक्ट तुमको इंपोर्ट करना अलाउड नहीं है। तो उस चक्कर में व्हाट हैज़ हैपेंड इज, चाइनीज़ मार्केट जो बाय कर रहे थे लाइक द मेटल मार्केट पीपल, सो मेटल लाइक स्टेनलेस स्टील एंड ऑल, वो अभी इतना नहीं कर पा रहे या फिर डिफिकल्ट पड़ रहा है वैसा। सो द सेकंड पॉइंट वाज प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स, ओके, जहाँ पे द गवर्नमेंट हैज स्पेसिफाइड इससे नीचे वाला प्रोडक्ट आना नहीं चाहिए। तो यू सी गवर्नमेंट ड्यूटी बढ़ा नहीं रहा है, स्टैंडर्ड सेट कर रहा है, इसके नीचे अलाउड नहीं है। डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट मतलब क्या रहेगा, गवर्नमेंट इम्पोजेस डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट टू बूस्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। फॉर इंस्टेंस इन यूएसए, in the US bailout package, the US government introduced what Buy American clause, which means the US firms that receive bailout package must purchase domestic content rather than what import from themselves. Government बोल देगा कि अगर if you are buying raw material from Indian people only will give you subsidy. समझा कि नहीं? तो ड्यूटी बढ़ाई नहीं, किसकी? इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं बढ़ाया, बट गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई तू एक काम कर, इंडिया से ही खरीद, इंडियन सप्लायर से खरीद, ताकि हम तुमको सब्सिडी देंगे। उसमें क्या हो जाता है, इज डिमोटिवेटेड टू बाय फ्रॉम अब्रॉड। द नेक्स्ट वन, प्रोडक्ट लेबलिंग। सर्टेन नेशंस इंसिस्ट ऑन स्पेसिफाइंग व्हाट लेबल ऑफ द प्रोडक्ट्स। फॉर इंस्टेंस द EU, द यूरोपियन यूनियन इंसिस्ट ऑन प्रोडक्ट लेबलिंग इन मेजर लैंग्वेजेस स्पोकन इन EU। सच फॉर्मेलिटीज क्रिएट प्रॉब्लम फॉर एक्सपोर्टर्स। बहुत छोटा बैरियर है बट बैरियर है। पैकेजिंग रिक्वायरमेंट बहुत बड़ा बैरियर है कि जो जो कंट्री बोलता है हमको ये पैकेजिंग मटेरियल ही यूज़ करना है या ये वे में ही पैकेजिंग करना है, वो जो एक्सपोर्टर रहेगा वो एक्सपोर्ट करने पहले सोचेगा इंडिया में कि यार इतना मगज मारी है यहाँ पे, तो ऐसा दैट्स अगेन अ बैरियर दैट्स क्रिएटेड। देन यू विल हैव consular formalities. A number of importing countries demand that the shipping document should include consular invoice certified by their consulate station in their exporting country. ये एक टाइप का एडिशनल बैरियर है, बड़ा डॉक्यूमेंटेशन तुम बढ़ा देते हो। फिर यू आर हैविंग स्टेट ट्रेडिंग इन सम कंट्रीज लाइक इंडिया, सर्टेन आइटम्स आर इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड ओनली थ्रू वॉट, कैनलाइजिंग एजेंसी लाइक MMTC। मतलब क्या रहेगा, स्टेट ट्रेडिंग, स्टेट मतलब गवर्नमेंट, मतलब ये कुछ प्रोडक्ट्स है जिसमें सिर्फ गवर्नमेंट ही डील कर सकता है। ये बोल दे गवर्नमेंट अगर कि फॉर एग्जांपल राइस है, राइस में सिर्फ गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड एजेंसीज कैन ओनली डील, तो व्हाट विल हैपन, जो इंपोर्टर्स थे दूसरे वाले वो उनका दुकान बंद हो गया विदाउट इंक्रीजिंग द ड्यूटी। देन प्रेफरेंशियल अरेंजमेंट्स, मतलब तुमने कोई ट्रेडिंग ब्लॉक बना के रखे हैं,
तो व्हाट विल हैपन कि हम जिस कंट्री से ट्रेडिंग ब्लॉक बना के रखे वहाँ से तुम इफ़ यू बाय यू विल गेट लेस, यू विल बी चार्ज लेस ड्यूटी। बट अगर हमको मालूम है कि मेजरली और इंडिया का इंपोर्ट कहाँ से हो रहा है, चाइना से, बंद कराना है तो उसका ट्रेडिंग ब्लॉक तोड़ दो, तो बाय डिफॉल्ट पीपल विल हैव टू पे मोर, मतलब ड्यूटी बढ़ाया ही नहीं है, ड्यूटी नहीं बढ़ाया है, बट जो ड्यूटी का स्लैब था पहले यू आर फॉलोइंग अंडर दैट पर्टिकुलर ट्रीटी वाला स्लैब, अब वो ट्रीटी रही ही नहीं, तो तुमको जो नॉर्मल ड्यूटी पे करनी है वही तुमको पे करनी पड़ेगी। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस, फॉरेन एक्सचेंज मतलब डॉलर करेंसी देते हैं तुमको बंद कर देगा, या तुमको बोलेगा कन्वर्जन इज एक्सपेंसिव, कन्वर्जन को महंगा कर देगा, या तुमको बोलेगा कि साल भर में यू कैन नॉट स्पेंड मोर देन $1 लाख, वैसा कुछ बना सकता है। देन अदर बैरियर्स में यू कैन हैव अ लुक एट इट, तो टैरिफ बैरियर्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स, इफ यू आर डूइंग टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स यू शुड ऑल्सो बी डूइंग द डिस्टिंक्शन बिटवीन, सो इट मेक्स सेंस टू अस, लाइक कुछ है ही नहीं ना, टैरिफ आ गया नॉन टैरिफ भी आ गया, तो डिस्टिंक्शन दोनों का बहुत आसान है। विद दिस द फर्स्ट आंसर जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इज डन, टाइप्स ऑफ ट्रेड बैरियर्स। एम आई क्लियर गाइस? लर्न इट राइट नाउ। द नेक्स्ट आंसर दैट आई गेव यू ऑल वाज ट्रिप्स, ट्रिम्स एंड AOA। ये तीनों क्या है? ये तीनों एक टाइप के अग्रीमेंट्स है जो WTO ने साइन करवाए हैं। ट्रिप्स अग्रीमेंट मतलब रहेगा ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इसमें आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के रिलेटेड ही है कि फॉर एग्जांपल इंडियन, एक सेकेंड ना, या अज्यूमिंग आपका लर्निंग हो चुका है। द नेक्स्ट आंसर इज अबाउट ट्रिप्स, ट्रिम्स एंड AOA। तीनों आंसर के ऊपर आपको पॉजिटिव इंप्लीकेशंस एंड नेगेटिव इंप्लीकेशन लिखना है। इफ दे आस्क यू ट्रिप्स अग्रीमेंट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ट्रिप्स अग्रीमेंट। आपको ट्रिप्स अग्रीमेंट समझाना है होता क्या है, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट एंड उसका नेगेटिव इम्पैक्ट। सेम वे ट्रिम्स एंड सेम वे AOA, ये तीनों है अग्रीमेंट। आई एम नॉट गोइंग इन टू डिटेल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस, लैक ऑफ टाइम, और आसान भी है, खुद से कर सकते हो। ट्रिप्स होता क्या समझ लेना, ट्रिप्स, ट्रिम्स एंड AOA, ये तीनों का सिर्फ मतलब समझ लेना, तो दैट विल बी लाइक जैकपॉट फॉर यू गाइस, ताकि आगे जाके ब्लैक पॉइंट्स में आपको ईजी रहेगा समझने का उसका। ट्रिप्स मतलब ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रिम स्टैंड्स फॉर ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स एंड AOA विल बी अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। ये WTO ने फॉर्म की गई है, जितने भी WTO नेशंस हैं उन सबके बीच में ये सारे अग्रीमेंट्स साइन किए गए हैं। एंड व्हाट एग्जैक्टली इट मीन्स आपको थोड़ा डिटेल में इन्वेस्टिगेशन खुद से करना पड़ेगा। टाइम कंस्ट्रेंट, रिमेंबर इफ यू नो गाइस। या द नेक्स्ट आंसर दैट वी हैव राइट नाउ, अज्यूमिंग कि आपके दो हो गए, या द नेक्स्ट आंसर दैट वी हैव राइट नाउ इज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फॉरेन मार्केट सिलेक्शन। बहुत आसान आंसर है, वेरी 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 इजी टू लर्न। या सो सबसे पहला क्या दिया यहाँ पे, कंपटीशन। मतलब क्या रहेगा, क्वेश्चन का मतलब पहले समझ लो। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फॉरेन मार्केट सिलेक्शन, आपको कौन से फॉरेन मार्केट में ट्रेडिंग करना है। आपने सोच लिया आपको एक्सपोर्ट करना है, बट विच मार्केट यू आर थिंकिंग टू एक्सपोर्ट, विच कंट्री यू आर थिंकिंग टू एक्सपोर्ट टू, या दैट्स अ मार्केट। सो वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा, लाइक वेदर शुड आई बी सिलेक्टिंग ब्राज़ील, आई शुड बी गोइंग फॉर UK, शुड बी गोइंग फॉर चाइना, शुड बी गोइंग फॉर श्रीलंका, और फॉर एनी पर्टिकुलर कंट्री। So it depends upon what, yeah. So it depends upon these following particular factors. The first one is what, competition. Competition कितना severe है। अगर already वहाँ का competition severe है, then भाई साहब why will you think about going there? Second, customers. वहाँ के customers कैसे है? Will they be preferring your product or not? Will they be having the purchasing capacity to match up with the selling price that you're asking from them? Third, import regulations कैसे है वहाँ के, वो सारी चीज़ें। फोर्थ, साइज ऑफ मार्केट, पॉपुलेशन कैसा है, आपका प्रोडक्ट कितना बिक सकता है, वो सारा भी इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसा है, मालूम पड़ा वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर सही से नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूशन सही से हो नहीं पाएगा, देन अगेन इट विल बी डिफिकल्ट टास्क फॉर अस इफ यू आर थिंकिंग टू एक्सपोर्ट देयर। सो इट्स ऑल्सो अ क्रूशियल, मतलब पब्लिक है, पब्लिक खरीद लेगी, पैसा भी दे देगी, बट वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे, दैट्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। So that is also an important factor. Availability of after sale service personnel. Personnel stands for people, employee. So after sale, आपने माल बेच दिया है, माल बेचने के बाद आपका आफ्टर सेल सर्विस वहाँ के लोग कैसे, बिकॉज आफ्टर सेल सर्विस आप वहाँ के लोगों से कराओगे, यू विल नॉट बी डूइंग इट ऑन योर ओन, राइट, यू विल बी हायरिंग पीपल फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कंट्री। तो वो लोग सही से तुम्हारा आफ्टर सेल कवर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर वो लोग आफ्टर सेल सही से नहीं कर पा रहे कवर, देन तुम्हारा प्रोडक्ट एक बार के लिए बिक जाएगा, नेक्स्ट टाइम दे विल बी बॉयकॉटिंग योर प्रोडक्ट। देन प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मतलब क्या, अगर तुम्हारा ट्रेडिंग ब्लॉक है किसी कंट्री के साथ, 110% तुमको बिकॉज ऑफ द ट्रेडिंग ब्लॉक यू विल गेट
ट्रेडिंग बेनिफिट्स, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलेगा, दैट कंट्री का गवर्नमेंट विल गिव यू सब्सिडीज एंड ऑल बिकॉज ऑफ द ट्रेडिंग ब्लॉक. ट्रेडिंग ब्लॉक नहीं है, यू विल नॉट गेट एनी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट. तो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट के बिना विल यू बी एबल टू सस्टेन इन दैट मार्केट और नॉट. सोचो, अगर लगता है सस्टेन कर पाओगे देन यू शुड बी गोइंग फॉर दैट. देन वी आर हैविंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. जिस मार्केट में तुम जाने वाले हो वो मार्केट इकोनॉमिकली स्टेबल है कि नहीं. अगर मालूम पड़ा वो फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका है, श्रीलंका राइट नाउ स्टेबिलिटी है ही नहीं. विल एनीवन थिंक अबाउट लाइक स्टार्टिंग अप अ बिजनेस इन श्रीलंका? नो इज द आंसर, बिकॉज स्टेबिलिटी नहीं है. वैसा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी होना चाहिए. मालूम पड़ा वहाँ पे अंदर मारामारी हो रहा है गवर्नमेंट के बीच या सिविल वॉर चल रहे हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, देन अगेन इट डजंट मेक एनी सेंस फॉर लाइक टू एक्सप्लोर दैट पर्टिकुलर मार्केट इटसेल्फ. बिजनेस कम्युनिटी कैसा है वहाँ का, बिजनेसमैन आर दे डूइंग फेयर बिजनेस और नॉट, एंड आर दे लाइक डूइंग अनफेयर प्रैक्टिसेस. अगर अनफेयर प्रैक्टिस कर करके तुम फिर वो जगह जाके मतलब नहीं है. गवर्नमेंट इज हेल्पिंग द बिजनेस पीपल और नॉट. लाइक इंडिया, पहले इंडिया वॉज नॉट अ बिजनेस फ्रेंडली नेशन. अब रिसेंट टाइम्स में इंडिया हैज बिकम अ वेरी 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 बिजनेस फ्रेंडली नेशन. तो पीपल आर प्रेफरिंग ओपनिंग अप व्हाट ब्रांचेस इन इंडिया. Then location, the exporters may consider the location factor in selection of overseas market. Normally, distant location market needs to be avoided as there are high transportation and delays. बहुत दूर का मार्केट भी लेके मतलब नहीं है. पता चला ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगा बढ़ जाएगा, रिस्क बढ़ जाएगा, प्रीमियम बढ़ जाएगा. Then so there are 11-12 points over here. Factors influencing foreign market selection. बहुत आसान आंसर है. Black point itself is narrating the explanation, so it's easy for us to learn. So quickly learn this answer right now. If this is over, module 3 is completely over. मैंने PDF में एक और आंसर दिया था, process for foreign market selection, but आपका क्वेश्चन बैंक जो दिया आपकी मैम ने उसमें वो नहीं है, so let's not be like going into that. So with this we are also done with module 2. Please learn with me right now. अभी के भी लर्न करो.